Hello guys, how are you? All of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with ज्ञानचंद शर्मा। और हम इस सेशन में फिर से बेसिक इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैंने कहा कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज होता है, यानी सब्जेक्ट या तो हमेशा नाउन होता है या आपका प्रनाउन होता है। और मैंने आपसे ये बताया था कि वर्ब में क्रिया प्लस करने वाला कौन, तो हम किसका पता लगाते हैं, सब्जेक्ट के बारे में डिटेक्ट करते हैं। अब इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का यूज भी हम दो तरह से करते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस के रूप में, एक पैसिव वॉइस के रूप में। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, वर्ब दो प्रकार की होती है। डायनेमिक वर्ब्स होती है, गतिशील, उनमें एक्शन होता है तो वह क्रिया प्लस करने वाला कौन। और कुछ वर्ब ऐसी भी होती है स्टेटिव वर्ब्स, जिनमें गतिहीन वर्ब बोल सकते हैं एक तरह से, स्टेटिव वर्ब्स, इनमें एक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा यह लड़का अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, और दूसरा वाक्य मैंने लिखा वह एक कुख्यात अपराधी है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेज है, इसमें एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब, क्योंकि क्रिया हो रही है बोलना। यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये स्टेटिव वर्ब्स है। ठीक है, तो इसमें तो बोलने वाला कौन है, यह लड़का। तो मैंने कहा दिस बॉय स्पीक्स इंग्लिश, यह लड़का अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, और मैंने कहा कि वह एक कुख्यात अपराधी है। कौन है वह है, तो मैंने कहा ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल। तो ही यहां पर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो हम आगे चल के वर्ब में डिस्कस करेंगे। वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक डायनेमिक वर्ब, एक स्टैटिक वर्ब्स। यानी एक ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें एक्शन होता है, जैसे बोलना या काम हो रहा है, यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हम सब्जेक्ट के बारे में जान चुके हैं। आगे हम टेंस में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम सब्जेक्ट के बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, वर्ब को लेके आता है। वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम। सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ ही चुके थे, सब्जेक्ट क्या होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब। दूसरे नंबर पे नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे एक्सुलरी वर्ब्स, AUXILIARY, एक्सुलरी वर्ब। इस फाइनाइट वर्ब को ही हम किसके नाम से जानते हैं, मेन वर्ब के नाम से। और इसी फाइनाइट वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब के नाम से। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट वर्ब के नाम से। और इसी को हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से। ठीक है, तो वर्ब कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है या डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। इस फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, एब्सोल्यूट वर्ब बोलते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स।
अब देखिए ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, हमें बेसिक आना चाहिए। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम लिखेंगे, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि सदैव हिंदी वाक्यों के अंत में आती है। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि सदैव हिंदी वाक्यों के अंत में आती है, परंतु इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब्स का स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है फाइनाइट वर्ब्स का स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है अथवा एक्सुलरी वर्ब के बाद। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है कि फाइनाइट वर्ब्स या मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि सदैव हिंदी वाक्यों के अंत में आती हैं, परंतु इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब का स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है अथवा एक्सुलरी वर्ब्स के बाद होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल नोट और लिखेंगे आप फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। अभी हम बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि हमेशा टेंस यानी काल, नंबर, वचन यानी एक वचन या बहुवचन है, सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन, नंबर तथा प्रोनाउन यानी सर्वनाम से अफेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। मैंने लिखवाया फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि हमेशा टेंस, काल, नंबर, वचन तथा प्रोनाउन सर्वनाम से अफेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं। अर्थात फाइनाइट वर्ब्स हमेशा टेंस यानी काल, नंबर, वचन एक वचन बहुवचन, प्रोनाउन सर्वनाम के अनुसार चेंज हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस, नंबर, प्रोनाउन से अफेक्टेड होती है, यानी ये वर्ब्स जो होती हैं टेंस, नंबर और प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो जाती है। अब हम एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर करेंगे। देखिए, अब मैं आपको कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिसमें हम फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, राकेश
कैंसर से मर जाता है। फर्स्ट सेंटेंस, राकेश कैंसर से मर जाता है। दूसरा सेंटेंस, हमारे देश में अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं। ठीक है, उसका इकलौता बेटा या इकलौता पुत्र 10 वर्ष पहले कैंसर से मर गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस वर्ष राजस्थान में अनेक लोग कैंसर से मर गए हैं। या कोरोना वायरस से मर गए हैं, जो भी है। देखो ये हिंदी के सेंटेंस है। यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है जिसको हम फाइनाइट बोलते हैं, कोई जा नहीं रहा, यहाँ पर क्या है, मरना। मेन वर्ब क्या है, मरना। मर रहे हैं, यहाँ भी मेन मुख्य क्रिया क्या है, मरना। और मर गया, तो यहाँ भी मुख्य क्रिया क्या है, मर गया। और मर गए हैं। ठीक है, ये 4 सेंटेंसेज है। मैंने क्या कहा कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि सदैव हिंदी वाक्यों के अंत में आती हैं। तो ये सब क्या है, फाइनाइट वर्ब्स। मर गए हैं, मर गया, मर जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो फाइनाइट वर्ब्स है, इनका स्थान 2 ही जगह होता है, या तो सब्जेक्ट के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है और हमें इसकी इंग्लिश बनानी है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट को लेकर के। तो मैंने लिखा राकेश। ठीक है, अब मर जाता है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS। तो मर जाने वाला कौन है, राकेश। राकेश क्या हो गया, एक वचन। तो मैंने राकेश के साथ क्या लिख दिया, डाइज। राकेश मर जाता है। अब यदि किसी की मृत्यु बीमारी से हो तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है। डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, डाइड ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो मैंने कहा राकेश डाइज ऑफ कैंसर। राकेश किससे मर जाता है, कैंसर से मर जाता है। तो यहाँ फाइनाइट वर्ब क्या है, डाइज। मैंने पहले ही बोल दिया है आपको कि फाइनाइट वर्ब जो होती है हिंदी वाक्य के अंत में आती है, लेकिन इंग्लिश में इनका स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है अथवा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इस वाक्य में मर रहे हैं, काम अभी भी जारी है। मरने वाले कौन है, अनेक लोग। तो मैंने कहा मैनी पीपुल, सब्जेक्ट हो गया। रहा है, रही आ रहा है, तो इज RM के बाद क्या लगेगी, ING। तो मैनी पीपुल आर। अब मैं आपको एक नियम पढ़ाऊंगा कि किसी भी वर्ब के अंत में IE आ रहा हो तो IE को Y में बदल करके ING का प्रयोग करते हैं। जैसे अब डाई, अब अंत में क्या आ रहा है, ई, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, DYING। तो मैनी पीपुल आर डाइंग। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो गई, डाइंग। अब चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, रहा है, रही आ रहा है, तो मैंने क्या कहा कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनका स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है, तो यहाँ राकेश के बाद आ रहा है। मैंने कहा यह स्थान किसके बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आर यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स होते हैं 11, जिनमें आपके एक तो आती है डू। डू से डू डज और डिड,
और एक बी इज आर एम वाजबर, और एक आपके हैव से हैज हैव और हैड। टोटल 11 क्या होती है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। तो अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरेगा तो वही डाई के बाद क्या आएगा, ऑफ कैंसर। अनेक लोग कैंसर से मर रहे हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में। मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैनी पीपुल इन आवर कंट्री। ठीक है, मैं सब्जेक्ट को MHM टर्म के रूप में भी लिख सकता था, या लिख सकता हूँ। ठीक है, बाद की बात है। देखिए अब मैंने क्या कहा कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस, नंबर तथा प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर राकेश एक वचन है तो इसके लिए ही आ रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया, SAIS। या डाई जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो HRM के बाद ING आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डाइंग। और कुछ नहीं है, फाइनाइट वर्ब्स है वो टेंस, नंबर और प्रोनाउन के अनुसार हमेशा चेंज होती है। अब मैंने कहा कि उसका इकलौता पुत्र 10 वर्ष पहले कैंसर से मर गया, तो हिज मीन्स उसका, हिज लिख सकता हूँ या हर, महिला की बात कर रहे हैं तो हर लिख देंगे। ओनली सन, इकलौता पुत्र, ये सब्जेक्ट हो गया। डाइड, मर गया, तो डाइड क्या हो गई यहाँ पर आपके मेन वर्ब, हिज या हर ओनली सन डाइड। अब यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो वो डाई के बाद ऑफ आएगा, डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मर गया। कब, 10 years ago, 10 years ago, कितने साल पहले, 10 साल पहले। तो देखिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। 10 दिन पहले 10 days ago, 5 वर्ष पहले 5 years ago, 4 माह पहले 4 months ago, 3 घंटे पहले 3 hours ago। तो अगो आएगा तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा, तो यहाँ पे देख लो मेन वर्ब की क्या आ रही है, सेकंड। तो आप देख चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि हिंदी वाक्यों के तो अंत में आती हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका स्थान या तो सब्जेक्ट के बाद होता है या हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हम टेंस में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फाइनाइट वर्ब वैसे भी टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है। यहाँ डाई जा रहा है, यहाँ पर डाइंग आ रहा है, यहाँ पर डाइड। मेन वर्ब की क्या आ रही है, सेकंड। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा इस वर्ष राजस्थान में अनेक लोग कैंसर से मर गए हैं, यानी काम पूरा हो चुका है। कार्य की समाप्ति का वर्णन किया गया है कि अनेक लोग इस वर्ष राजस्थान में कैंसर से मर गए हैं या मर चुके हैं। तो मैं क्या इंग्लिश बनाऊंगा, मैनी पीपुल सब्जेक्ट हो गया, हैव डाइड। भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में काम की समाप्ति का, कार्य की समाप्ति का वर्णन किया जाता है। ठीक है, द accomplishment of any task is vividly described in present perfect tense। परफेक्ट टेंस में कार्य की समाप्ति का वर्णन किया जाता है। many people have died। अब यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो वही डाइड के बाद क्या आएगा, ऑफ कैंसर, कैंसर से मर गए। इन राजस्थान में। कब, दिस ईयर, इस वर्ष, दिस ईयर। तो ये इंग्लिश बन गई। तो हमने देखा कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो टेंस, नंबर, प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो जाती हैं। और फाइनाइट वर्ब्स हिंदी वाक्य के अंत में आती है। देखो यहाँ मर गए, मर गया, मर रहे, मर जाता है। लेकिन इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब्स का स्थान हमेशा या तो सब्जेक्ट के बाद होता है या एक्सुलरी वर्ब के बाद होता है। तो आज के लिए इतना ही। Thanks all of you for watching and supporting my YouTube channel persistently। अब हम नेक्स्ट सेशन में फिर से फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे।